हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स को हम अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आज आप इसका तीसरा पार्ट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम में पूछी जाएगी और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं करंट अफेयर्स घटना चक्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे अपनी क्लास को। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी बिवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। ये समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। इसके स्मरणीय तथ्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको देखेंगे। विवेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। भारत का पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL द्वारा किया जाएगा। ये सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश की पहली आवासीय सोसाइटी ये बनेगी। आगे बात करेंगे। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप में से उपस्थित हुए बिना 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। तो याद इसमें क्या रखना है हमें, 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीधे पूछेगा डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो आपको याद करना है केरल। ये घोषणा किसने की थी? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में पात्र सभी 3.76 करोड़ खाते में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है किस योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है, तो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता किसकी योजना है? ये RBI की। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। केरल का पहला जिला बना था त्रिशूर। स्मार्ट कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट की तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोथायराइड्स, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिसल्पेडेमिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलेटिस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। डायरेक्ट पूछेगा स्मार्ट कार्यक्रम किसके लिए प्रारंभ किया गया है, तो आयुर्वेद क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास के लिए। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। आगे बात करेंगे। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले हैं। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के 3 आयाम हैं, इनको याद रखना। किस आयामों पे इसका प्रदर्शन किया गया है? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार पर और अवसर या अपॉर्चुनिटी के आधार पर। स्मरणीय तथ्य हैं, 20 दिसंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। कब? 20 दिसंबर 2022 को। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मानद चेयरमैन अमित कपूर तथा वॉशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों को या कितने केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? 36। और कितने जिले हैं? 707 जिले। एसपीआई में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है। ये 6 स्तर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, उच्च सामाजिक प्रगति, ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति और निम्न सामाजिक प्रगति। लास्ट देखेंगे अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। देश भर में पुडुचेरी को सर्वाधिक एसपीआई स्कोर मिला है। इसका स्कोर कितना है? 65.99 प्राप्त हुआ है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का एसपीआई स्कोर न्यूनतम है, सबसे कम है 43.95। एसपीआई 2022 स्तर 1 में शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर जो रहा है वो 65.99 स्कोर के साथ में पुडुचेरी सबसे पहले स्थान पर है। लक्षद्वीप का दूसरा स्थान है, गोवा का तीसरा, सिक्किम में चौथा और मिजोरम है 5वां। 5 याद रख लीजिए, इससे काम चल जाएगा। स्तर 2 में बात करेंगे जम्मू कश्मीर। समग्र रैंक इसको 10वीं मिली है, पंजाब की 11वीं, दादरा नगर हवेली की 12वीं और लद्दाख की 13वीं। लेकिन आप इसके शुरू के 4 याद रखिएगा, इससे आपका बन जाएगा। स्तर 5 में उत्तर प्रदेश का स्थान है 31वां, ये भी ज़रूर याद रखना है। हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका स्कोर है 49.16। देश के कुल 58 जिले स्तर 1 अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। देश में सर्वाधिक एसपीआई स्कोर किसका है? आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है। बिहार के 27 है, जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले हैं स्तर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश के 14 जिले जो हैं वो स्तर 6 की श्रेणी में शामिल हैं। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम का एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक है राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। तो ये दोनों याद रखना है। और योजना कब शुरू की गई थी? जून 2014 में। ये 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। इसमें राज्य का कोई भी हिस्सा नहीं है, पूरा जो है केंद्र सरकार के वित्त पर है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये मिशन 2026 तक प्रभावित रहेगा, तो इसको याद रखना, ये प्रभावी रहेगा 2026 तक। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व के पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र ने। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नमामि गंगे पहल। ये घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक भाग 2 में की गई थी। COP15 किस पे? CBD पे। नमामि गंगे पहल जो है सहित इसमें 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहलें संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह तथा वित्तीय हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। तो UNEP का आप लोग याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में, और FAO का है रोम इटली में। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक है। याद रखिएगा इसको भी। गाइस, अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अभी संपन्न हुए हैं, इसको भी याद रखना है। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि कौन सी थी? 18 फरवरी 2023 थी। जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि जो 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। ये हमसे नहीं पूछेगा इतना, हमको ये याद रखना है। गुजरात ये याद रखेंगे। इसके चुनाव के परिणाम
संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार में गुजरात विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? वो 182 सीटें हैं, ये याद रखना है क्योंकि मैचिंग में पूछेगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो भी त्रिपुरा हाल ही में जहाँ पर भी चुनाव हुए हैं उनकी विधानसभा सीटें आपको याद रखना है। मैचिंग में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। इसमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं तथा 27 सीटें एसटी के लिए हैं, आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ है। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई है और गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार ये कौन सी जीत है? 7वीं जीत है। गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 1995 में आई थी। 2022 के चुनाव में 182 सीटों में से भाजपा को कितनी सीटें मिली? 156 सीटों पर इसने विजय प्राप्त की है। गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का ये रिकॉर्ड है। याद रखिएगा, 182 सीटें टोटल हैं और भाजपा को मिली हैं 156। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ है। ये इस बार आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि इसे हाल ही में राष्ट्रीय दल का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही है और 22 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 22 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के धराज निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो इतना आपको डोंग लपेट नहीं करनी है, बस याद रखिएगा मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल और उसमें सीटें कितनी हैं? 182 कुल विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 156 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी इस बार इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, इसको 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम देखेंगे। बीजेपी को सीटें मिली 156, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17 सीट मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली हैं। चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो 68 सीटें हैं, जबकि गुजरात में कितनी हैं? 182 और त्रिपुरा में कितनी हैं? 60। ये याद रखिए, मैचिंग में पूछेगा इस बार। इसमें से 17 सीटें जो हैं एससी के लिए हैं, जबकि 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कितने प्रतिशत के साथ में हुआ था? 75.6% मतदान इसमें हुआ है और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाता है गाइस, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन कहाँ पर बना? ताशीगंग, लाहौल स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। तो ये पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग में, या लाहौल स्पीति भी याद रखिएगा। ताशीगंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित हुए। इतना याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद का ग्रहण को सुशोभित किया है, यानी पद ग्रहण किया है। याद रखना है हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं और इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में 68 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को मिली 40 सीटें और बीजेपी को मिले 25 और निर्दलीय को मिली है 3 सीट। ये बस याद रखना है, 68 सीटें हैं इसमें। गाइज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। इससे अगर कोई भी सवाल बनता है तो इससे बाहर नहीं जाता है करंट अफेयर्स घटना चक्र का। आप लोग इसको एकदम मन लगा कर बार बार रिवीजन करते रहिए। देखिएगा यूपीपीसीएस जो 14 तारीख को आपको प्रस्तावित है पहले से, इसमें आपको कितने सवाल इससे मिलेंगे। हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। पालतू याक वैज्ञानिक नाम है इसका बोस जर्नीनियस। अधिक जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पशु है जिसमें 22 भैंस, मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाया जाता है। भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। तो ये याद रखना नहीं है, बस याद रखना खाद्य पशु का दर्जा किसको मिला है? हिमालयन याक को। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के
वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालय याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा की गई थी। खाद्य पशु वे होते हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा पाला जाता है, खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी इसमें मदद हमको मिलेगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछेगा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ज्ञातव्य है कि इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। तो आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि याद रखना राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला में है। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। पूछेगा पुलिस किस सूची का हिस्सा है? तो याद रखिएगा राज्य सूची का ये हिस्सा है, और राज्य सूची ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर जो आयुक्त होते हैं प्रणाली में, ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। कितने जिलों में? याद रखिएगा 3 नए जिलों में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, गाजियाबाद है और आगरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रमित शर्मा, बार बार बोलिए, मुंह से याद हो जाएगा। रमित शर्मा प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह आगरा और अजय कुमार मिश्रा गाजियाबाद। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसकी जनसंख्या 10 लाख है, इसलिए को महानगर क्षेत्र बन जाएंगे। कौन से? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है और अभी 3 जिले नए बना दिए गए हैं। सबसे पहले याद रखिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, इसमें पहले से ही थी। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज तीनों को अभी जोड़ दिया गया है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? ये केम्पेगौड़ा फर्स्ट के यानी केम्पेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर, वर्तमान बंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। किसको? नाद प्रभु को। तो पूछेगा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? तो याद रखना है बेंगलोर में। बस इतना ही याद रखिए। ये याद रखना होगा, ये प्रतिमा बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। इसमें कौन कौन सी धातुएं लगी हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांसे की प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची, 108 फीट ऊंची है कांसे की प्रतिमा। और इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांसा और 120 टन इस्पात का उपयोग भी किया गया है। इसके जो शिल्पकार हैं वो हैं रामवी सुतार। 2-3 चीज़ें याद रख लीजिएगा। ये कहाँ पर है? बंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा परिसर में है, 108 फीट ऊंची है और इसके जो शिल्पकार हैं वो रामवी सुतार हैं। उल्लेखनीय है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको माना जाता है 182 मीटर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया था, इसलिए ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इस स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हैं, इसलिए इन प्रतिमाओं को याद रखना जरूरी है। मैचिंग में पूछेगा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, या स्टैच्यू ऑफ जो भी है अभी अम्बेडकर जी की बनी है महाराष्ट्र में, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। कहाँ पर? राजस्थान में। ये प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थापित की गई है। इसको विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। तो पूछेगा विश्वास स्वरूपम कहाँ है? राजस्थान। या स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ है? वो राजस्थान।
और इसकी ऊंचाई कितनी है 369 फीट है। ये 112.47 मीटर है। और ये इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा किस मुद्रा में दिखाया गया है, तो ध्यान की मुद्रा में। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात या स्टील लगा है। लोहे तथा 2.5 लाख टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग भी किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। ये जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर की जी महाराज की प्रतिमा है। जैनाचार्य की ये प्रतिमा है। इनका नाम क्या है याद रख लीजिएगा। प्रतिमा है 151 इंच की है और अष्ट धातु है। धातुएं याद रखना ज़रूरी है, 8 धातुएं हैं जिसमें कि तांबा इसका मुख्य घटक है। ये प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित वल्लभ साधना केंद्र में स्थित है। तो याद रखना, अभी हमने पढ़ा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में है, स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। और ये स्टैच्यू किसके लिए है, श्री रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। ये प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थित है। इतना याद रखना नहीं है, बस याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसको समता मूर्ति का नाम भी दिया गया है। ये प्रतिमा 216 फीट है। पंचलोह यानी 5 धातुएं हैं। धातुएं का नाम याद रखना जरूरी है, पूछेगा इसमें कौन सी धातु शामिल नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता ये है, याद रखिएगा। लोहा इसमें शामिल नहीं है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे ही स्टेट की है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी कहाँ पर है, अयोध्या में। इनको याद रख लीजिएगा गाइस, ये मैचिंग में ज़रूर पूछा जाएगा। इसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है। ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थित रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। तो पूछ लेगा किसकी छोटी प्रतिकृति है, ये हैदराबाद में जो स्थित है रामानुजाचार्य की, उसी का छोटा ये आकार है, ये प्रतिकृति है। स्टैच्यू ऑफ पीस एक जम्मू कश्मीर में है और एक स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, राजस्थान में है। स्वामी रामानुजाचार्य को समर्पित है ये और श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर के द्वारा निर्मित है और इस प्रतिमा का वजन 600 किलोग्राम है। गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा। मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।